नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। लेके आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जीव द्रव्य। हमारे शरीर में क्या होता है जीव द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें अपन समझेंगे जीव द्रव्य के भौतिक गुण, जीव द्रव्य की रासायनिक संरचना, जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न पदार्थ, जीव द्रव्य के भाग, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आइए समझते हैं पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। बात करते हैं जीव द्रव्य की, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रत्येक कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। प्रत्येक कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। देखो, जीव द्रव्य कहाँ पे मौजूद होता है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में। देखो, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर जो संपूर्ण जीवित पदार्थ होता है, उसको जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जो है जंतु कोशिकाओं में यानी कि एनिमल सेल में भी होता है, और पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांट सेल में भी मौजूद होता है। अतः प्रत्येक कोशिका यानी कि प्रत्येक सेल का संपूर्ण जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य की खोज ड्रोजार्डी नामक वैज्ञानिक ने सन 1835 ईस्वी में करी थी, परंतु इसके लिए उन्होंने सार्कोड शब्द का उपयोग किया। तत्पश्चात पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सन 1837 ईस्वी में इस पदार्थ का नाम जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म रखा। एक बार फिर समझिए, सन 1835 ईस्वी में ड्रोजार्डी नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ पाया और उसका नाम इन्होंने क्या रखा? सार्कोड। तत्पश्चात पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सन 1837 ईस्वी में कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ पाया और उन्होंने इसका नाम क्या रखा? जीव द्रव्य। इसके बाद ह्यूगो वॉन मोल नामक वैज्ञानिक ने सन 1846 ईस्वी में पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल के जीव द्रव्य का वर्णन किया और उसका महत्व बताया। जीवधारियों में होने वाली जैविक क्रियाएं यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जैविक क्रियाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जीवधारियों में होने वाली जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही संपन्न होती हैं। इसलिए थॉमस हक्सले नामक वैज्ञानिक ने सन 1868 ईस्वी में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। बात करते हैं जीव द्रव्य के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य एक रंगहीन, अर्ध पारदर्शक, अर्ध तरल व जेली के समान पदार्थ है। जीव द्रव्य में बहुत सी छोटी छोटी कणिकाएँ यानी कि ग्रानुल्स, बूंदें यानी ड्रॉपलेट्स, रिक्तकाएँ यानी कि वैक्यूल्स तथा विभिन्न आकार की रचनाएं पाई जाती हैं। जीव द्रव्य वास्तविक विलयन, निलंबन तथा जटिल कोलाइडी विलयन का गुण रखता है। अब यह जटिल कोलाइडी विलयन क्या है? जटिल कोलाइडी विलयन ऐसे कण हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इन्हें कोलाइडी कण यानी कि कोलाइडी पार्टिकल्स कहा जाता है। कोलाइडी कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है और यह कोलाइडी कण कहलाते हैं। जीव द्रव्य सॉल एवं जेल दो अवस्थाओं में पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। अब यह सॉल क्या है? जेल तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जेल यानी कि जेली की तरह है। और जो सॉल है, सॉल होता है किसी सतत तरल माध्यम के बहुत छोटे ठोस कणों से बना एक कोलाइड सॉल कहलाता है, यानी कि बहुत छोटे ठोस कणों से बना एक कोलाइड सॉल कहलाता है। सॉल के अंदर निलंबित कण एक दूसरे से टकराकर इधर उधर घूमते रहते हैं। कणों की इस गति को ब्राउनिंग गति यानी कि ब्राउनिंग मोमेंट कहते हैं। यह किसके अंदर हो रहा है? यह हमारे कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है उसके भौतिक गुण हैं। बात करते हैं जीव द्रव्य की रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है। जटिल मिश्रण को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, जिसमें 30 तत्व पाए जाते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक, कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक पदार्थ भी घुले होते हैं। रासायनिक विश्लेषण करने पर जीव द्रव्य में निम्नलिखित पदार्थ मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न पदार्थ, डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। हमारी कोशिका यानी कि हमारे शरीर की कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ होते हैं वह जीव द्रव्य कहलाते हैं, जिनमें वाटर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। कितनी मात्रा में ये सब होते हैं? वाटर 90%,
+-2। अब जहाँ पे प्लस माइनस का प्रतीक हो उसका सीधा मतलब होता है कि यह एक गणितीय प्रतीक है। यह आमतौर पर वास्तव में दो संभावित मान जिनमें से एक के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, यानी कि वाटर 90% भी हो सकता है, यानी कि एक संभावित मान है 90% भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह हो इसका सीधा अर्थ होता है आमतौर पर यह वास्तव में से दो संभावित मान 90% और ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे 5वें नंबर पर लिखा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कई होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इत्यादि। 6वें नंबर पे दिया है डीएनए। देखो डीएनए हमारी कोशिका के केंद्रक में मौजूद होता है। और केंद्रक कहाँ पे मौजूद होता है? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद होता है? हमारे सेल के अंदर। और जीव द्रव की डेफिनेशन क्या है? कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ होते हैं वह सभी जीव द्रव कहलाते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। तो केंद्रक जो है कोशिका से अछूता नहीं है, यह उसी के अंदर है। 7वें नंबर पे है आरएनए, जो कि 0.7% होता है। देखो आरएनए का भी एक अलग रोल होता है, एक विशेष योगदान होता है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करता है, आरएनए का निर्माण करता है। और आरएनए से जो है आरएनए विशेष भूमिका निभाता है प्रोटीन बनाने में। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण हमारा शरीर करता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए और आरएनए पे मैं फुल टॉपिक कवर कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको देख लीजिए, काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे सिर्फ जीव द्रव की। अब बात करते हैं जीव द्रव के भाग, पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो जीव द्रव के दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव जिसे अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक होता है केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी हुई है तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि केंद्रक में क्या होता है और कोशिका द्रव में क्या क्या होता है। चलिए समझते हैं। बात करते हैं कोशिका द्रव की, जिसको अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल तथा केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बीच का भाग कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द आया है कोशिका भित्ति, जिसको अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पे पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में, यानी कि प्लांट सेल में मौजूद होती है। प्लांट सेल की जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। और हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सेल के ऊपर मैं फुल टॉपिक कवर कर चुका हूँ, और डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल के बारे में भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग उसको देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि सेल वॉल कहाँ मौजूद होता है और सेल मेम्ब्रेन कहाँ मौजूद होता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, सेल वॉल मौजूद होता है प्लांट सेल में और सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल में, यानी कि जंतु कोशिकाओं में। जैसा कि मैंने बताया कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल तथा केंद्रक के बीच का भाग कोशिका द्रव कहलाता है। कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1862 ईस्वी में सबसे पहले साइटोप्लाज्म का वर्णन किया था। साइटोप्लाज्म में लगभग 90% पानी होता है। साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट, वसाएं तथा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। जैसे जैसे हमारी कोशिका यानी सेल वृद्धि करती है, इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएँ बन जाती हैं, जो परिपक्व कोशिका यानी कि मैच्योर सेल के अंदर आपस में मिलकर मध्य में एक बड़ी वैक्यूल्स यानी कि एक बड़ी रिक्तिका का रूप धारण कर लेती हैं। और जो बड़ी रिक्तिका होती है, जो बड़ा वैक्यूल्स होता है, इसके चारों और साइटोप्लाज्म का एक महीन स्तर होता है, जिसे रिक्तिका झिल्ली यानी कि वैक्यूलर मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म के 3 भाग होते हैं, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मीसोप्लाज्म। बात करते हैं एक्टोप्लास्ट की। एक्टोप्लास्ट कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म का बाहरी भाग है, जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है। एक्टोप्लास्ट एक महीन झिल्ली के रूप में होता है। इसको जीव द्रव कला, प्लाज्मा लेमा अथवा एक्टोप्लास्ट कहते हैं। बात करते हैं टोनोप्लास्ट की। टोनोप्लास्ट रिक्तिका या रसधानी को अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूल्स। टोनोप्लास्ट रिक्तिका या रसधानी के चारों ओर एक पतली झिल्ली यानी कि थिन मेम्ब्रेन होती है। यह संरचना में बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के समान होती है। इसको रिक्तिका झिल्ली यानी वैक्यूल्स मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट कहते हैं। बात करते हैं मीसोप्लाज्म की। मीसोप्लाज्म
एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच के कोशिका द्रुव यानी कि जो बीच का जो साइटोप्लाज्म है उसको मीसोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कोशिका यानी कि सेल के सभी कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स और निष्क्रिय पदार्थ यानी कि इनएक्टिव सब्सटेंस पड़े रहते हैं। बात करते हैं केंद्रक की, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। यह आकार में गोल, अंडाकार, घने, गहरे रंग का जीव ध्रुव यानी प्रोटोप्लाज्म का विशेष भाग है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस यानी कि एक ही केंद्रक होता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्वीप यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन धागे यानी कि क्रोमेटिन थ्रेड्स। बात करते हैं केंद्रक कला की। केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह प्लाज्मा झिल्ली को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। यह प्लाज्मा झिल्ली की भांति दोहरी झिल्ली की बनी होती है एवं केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर एक आवरण बनाती है। प्रत्येक झिल्ली लाइकोप्रोटीन से बनी एक इकाई कला है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रण करती है। कौन करता है? केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात करते हैं केंद्रक द्रव की, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर शेप कहते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव या केंद्रक रस या कैरियोलिफ्ट कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना पारदर्शी कोलाइडी तरल पदार्थ है जो केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसमें केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए, राइबोसोम्स आदि पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन केंद्रिका की, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने सन 1781 ईस्वी में करी थी। तत्पश्चात बोमेन नामक वैज्ञानिक ने सन 1840 ईस्वी में इसे न्यूक्लियस नाम दिया। सबसे पहले किसने खोज करी थी? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने सन 1781 ईस्वी में। इसके बाद बोमेन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस में प्रोटीन 85% होता है, आरएनए 10% होता है, डीएनए 5% होता है। अब अपन बात करते हैं क्रोमेटिन धागों की, जिसको अंग्रेजी में क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। आसान शब्दों में बस इतना समझिए, केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में धागों की तरह रचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमेटिन धागे या क्रोमोनेमा कहते हैं। जब कोश का विभाजन यानी कि जब सेल का डिवीजन होता है तब यह धागे एक दूसरे से पृथक यानी कि अलग होकर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स बनाते हैं। केंद्रक के कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसी कारण इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहते हैं। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। केंद्रक कोश का विभाजन यानी सेल डिवीजन के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या में तथा जीव के शरीर में वृद्धि होती है। देखो, आसान शब्दों में समझो, जब बच्चा छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, तो वो क्यों होता है? जब उसके अंदर सेल विभाजन होता है, सेल की ग्रोथ होती है। 1 से 2 सेल होती हैं, 2 से 4 सेल होती हैं। तब उसका शरीर जो है ग्रोथ करता है, बड़ा होता है। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? केंद्रक। केंद्रक के द्वारा ही सेल डिवीजन होता है। इस फोटो के माध्यम से समझिए इस पूरे टॉपिक का सार। जीव द्रव, जीव द्रव को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव की डेफिनेशन क्या है? प्रत्येक कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ जीव द्रव कहलाता है। जीव द्रव जंतु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल में भी होता है और पादप कोशिकाओं में भी होता है यानी कि प्लांट सेल में भी होता है। जीव द्रव कितने प्रकार का होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव को अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म और केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। कोशिका द्रव 3 प्रकार का होता है, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मीसोप्लाज्म। केंद्रक 4 प्रकार का होता है। केंद्रक कला, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक द्रव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन धागे यानी कि क्रोमेटिन थ्रेड्स। यहाँ तक मैं टॉपिक कवर कर चुका हूँ। इस टॉपिक में मैंने जीव द्रव को पूरा कवर किया है, जिसमें मैंने आपको
जीव द्रव के दोनों भागों को बताया है, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इन दोनों को मैंने इस टॉपिक में कवर कर दिया है। आगे के जो मेरे टॉपिक होंगे वह सजीव कोशिकांग के ऊपर होंगे, यानी कि लिविंग सेल के ऊपर होंगे, जिसमें अपन बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में और लवक के बारे में। लवक स्पेशली पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी प्लांट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक। कोशिश करूंगा इन सभी टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी आसान शब्दों में पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखूं। मिलता हूं किसी अन्य टॉपिक पे, किसी अन्य वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।